स्मॉल इंस्टेटाइन से कुछ इसके बेसिक इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। स्मॉल इंस्टेटाइन जो होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इंस्टेटाइन होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, यानी कि बहुत बड़ी लंबी में, लेंथ में सबसे लंबी होती है। लेंथ तो कितना होगा तो अंदाजा है लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली, वो तो पूरे के मिलाकर है, लगभग लगभग इसका लेंथ जो है 6 मीटर के करीब माना जाता है स्मॉल इंस्टेटाइन, सिर्फ स्मॉल का। स्मॉल इंस्टेटाइन का कितना लेंथ माना जाता है, लगभग 6 मीटर के करीब माना जाता है। कई जगह पर 6.2 लिखता है, 6.5 लिखता है कई जगह पर, लेकिन मोटा मोटी 6 मीटर के करीब है। उलझता क्यों नहीं है, कई बार उलझ जाता है, आपको यही पता नहीं है, कई बार उलझ जाता है, रेयर केस में होता है उलझ जाता है। क्योंकि आज स्ट्रक्चर हम बताएंगे, कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशन लिख लीजिए या बता देता हूं, तो इसके बाद हम आपको बताते हैं। स्मॉल इंस्टेटाइन में जो होता है वो 3 पार्ट में इसको डिवाइडेड इनटू इट्स। अच्छा, इसका व्यास भी लिखा ही देता हूं, इसका व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना होता है? नहीं, डायमीटर जो होता है लगभग लगभग 1 इंच होता है, 1 इंच होता है, या इसी को कहेंगे 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच के करीब डायमीटर होता है, बहुत मैंने मोटा नहीं होता। 1 इंच का मतलब क्या, इतना होता है, इतना ही डायमीटर होता है। और इसके बाद में हम स्मॉल इंस्टेटाइन को स्मॉल इंस्टेटाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 में लिखिए ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। दूसरा पार्ट लिखिए ड्यूजेनम, ड्यूजेनम। तीसरा लिखिए इलियम। या 3 पार्ट होता है, पहले तो इसको डाउन कर लीजिए। लेंथ 6 से 6.25 तक भी लिख सकते हैं, कई जगह पर लिखा होता है, ये रेंज ही लिख लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी में पढ़ाऊँ। हाँ तो नहीं, लंग्स तो रिस्पायरेशन सिस्टम में पढ़ाएंगे उसमें तो। ये तो कल हमें स्टमक बताए थे, ध्यान में आ गया कि नहीं? फिर यहां से हम बड़ी आंच जोड़ेंगे, लेकिन हमें जरूरी तो अभी छोटी आंच से है। देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ। कल जो मैंने बताया था उसमें बताया था कि भोजन जो है सबसे पहले बोलस के रूप में कहाँ आता है, स्टमक में आता है, के बाद स्टमक में आता है। और इसमें 2 प्रकार के छोटे छोटे ग्लैंड्स पाए जाते हैं यहाँ पर। एक तो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और उसके ऊपर होता है म्यूकोसा लेयर, जिसमें म्यूकस का स्राव होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जो निकलता है एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में, एक तो एसीएल निकलता है, तो उसको अपने नेचर में क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिक होता है, जो जर्म्स को मारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही भोजन को अम्लीय कर कर, यानी कि एसिडिक कर कर, भोजन की प्रोसेस, जो पचाने की डाइजेशन की प्रोसेस है, उसे तीव्र कर दे। और इससे एक और निकलता है, जो कल मैं बताया था क्लास में, कि उससे और क्या निकलता है, उससे निकलता है आपका पेप्सिन।
पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म पेप्टोन और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि पेप्टोन एंड पेप्टाइड्स इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। उसके बाद रेनिन की भी चर्चा की थी। वो चीजें जो है वो मिल्क को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कल मैं इसमें चर्चा कर दिया था। अब भोजन जो यहाँ अर्ध पचित हो चुका है, अर्ध पचित जो फूड हो गया है, यानी कि सेमी डाइजेस्ट के फॉर्म के रूप में होता है, उसको कहा कहेंगे थे, काइम कहा गया था, यानी कि काइम कहे थे। यह काइम एक्चुअली क्या होता कि यह जो था 70% ऑफ द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, देन आफ्टर the simplest form of the protein convert into peptone और ये पेप्टाइड्स। बट अभी किसका पाचन नहीं हुआ है? फैट यस का तस है, या इसी को लिपिड्स कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? लिपिड्स कहते हैं। अब यह भोजन इसी काइम के रूप में पहली बार कहां उभर के आता है? इस ये जो पोरस यहीं पर क्या है? पाइलोरस होल है। ये कौन सा है? पाइलोरस होल है। पाइलोरस होल है। और ये पाइलोरस होल इज द या पाइलोरस पार्ट ऑफ, बताए थे 4 पार्ट्स में कि पाइलोरस पार्ट जो है इट इज द बीनीथ पार्ट ऑफ द स्टमक, सबसे निचली हिस्सा है। उसके बाद जो है भोजन जो है सेमी डाइजेस्ट के रूप में किस पार्ट में आएगा? ड्यूडेनम में आएगा। किस पार्ट में आएगा? ड्यूडेनम में आएगा। ड्यूडेनम से 2 अंग जो है जुड़े हुए होते हैं। एक कौन जुड़ा होता है? लीवर जुड़ा होता है, और दूसरा उसके नीचे आएंगे तो कौन सा जुड़ा हुआ होता है? पेनक्रियाज जुड़ा हुआ होता है। इतना चीजें आपको क्लियर हो गया? यानी कि विच पार्ट ऑफ द ग्लैंड, ये ग्लैंड का ही पार्ट है। आगे बताऊंगा कि ग्लैंड्स में भी ग्लैंड्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा होता है मिक्स ग्लैंड। तो ओनली वन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज मिक्स ग्लैंड, या एग्जाम्पल ऑफ मिक्स ग्लैंड ओनली पेनक्रियाज। तो ये ग्लैंड के चैप्टर में बताऊंगा कि यह पेनक्रियाज क्यों मिक्स ग्लैंड कहलाता है। और यह पहला जो है सबसे ऊपर क्या होगा? लीवर। लीवर से ही निकलता है बाइल जूस। यही बाइल जूस जो होता है सिक्रेशन करता है आपका लीवर, जो गॉल ब्लैडर में, यहां पर देखिएगा गॉल ब्लैडर भी होता है, इसी आसपास के पास में गॉल ब्लैडर होता है जो जमा करता है। यहां पर जो होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग किसका होगा? तो बाइल जूस का। लेकिन यहां पर यह कलेक्ट होता है। यहां पर क्या होगा? गॉल ब्लैडर होता है। यहां पर ये जो है बिल्कुल ही जब जब जरूरी होगा यह सेक्रेशन किस में करेगा? फूड पाइप में करेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम का पार्ट है कि नहीं? तो सबसे पहले लीवर से जो जुड़ा हुआ रहता है, पहला का जो ग्लैंड जुड़ा हुआ रहता है वह कौन सा जुड़ा हुआ रहता है? लीवर होता है कि नहीं? और एक्सोक्राइन के रूप में सबसे बड़ी ग्लैंड भी है, ग्लैंड में भी बताऊंगा यह। तो खैर उतना जानने का भी जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना जानिए इससे जो एक निकलता है, कौन? ऑर्गन नहीं कहेंगे, ये ग्लैंड है। बताऊंगा आगे, नेक्स्ट चैप्टर ग्लैंड ही पढ़ाऊंगा। ग्लैंड का मतलब ग्रंथि। ग्रंथि ग्रंथि उसको कहा जाता है कि विच टाइप ए स्ट्रक्चर लाइक ए पाउच, यानी जिसकी संरचना जो है पाउच की जैसा हो, और उससे सेक्रेशन एंजाइम का हो सकता है, उससे सेक्रेशन जूस का हो सकता है। नहीं, स्टमक इसलिए इसको ग्लैंड नहीं कहा जाता है कि स्टमक से, हाँ वो ये भी, हाँ लेकिन वह ये सेपरेट नहीं ना है, ये तो डाइजेशन के एक पार्ट में के रूप में भूमिका निभाता है। और यह जो है इस पूरे पार्ट का एक अंग है ना, लेकिन ये तो पार्ट का अंग नहीं है, सेपरेट है ना। ये डाइजेशन में भले ही प्रक्रिया में भाग लेता है, लेकिन डाइजेशन का बिल्कुल ही उसका प्रॉपर पार्ट तो नहीं है, इसलिए उसको नहीं माना जाता। इसलिए इसको कहते हैं स्मॉल, ये स्टमक जो, बहुत गुड क्वेश्चन। हमारा सोचने और आईक्यू लेवल मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम सवाल करते हो बहुत जेन्युइन सवाल करते हो, और तुमको शायद ये इसी प्लेटफॉर्म पर इतना अच्छे ढंग से जवाब भी मिल जाता होगा। नहीं तो दाएं बाएं करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहूँ। अब
तुमको इतना बात है तो पूरा क्लियर कट हो गया कि पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि लीवर और पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट से जुड़े हुए रहते हैं? उत्तर क्या जाएगा? ड्यूडेनम। और उसके बाद वाला पार्ट ये वाला देख रहे हो, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं जुजेनम है, और सबसे लास्ट पार्ट कौन है? इलियम है। तो पहले तो हम इस बात को निभाएंगे। अब देखो, अब ड्यूडेनम के बारे में कुछ जानकारी हमको इसके बारे में लिख लेना चाहिए। ड्यूडेनम के बारे में, चूंकि ड्यूडेनम पहला पार्ट है तो ड्यूडेनम पार्ट में एक पॉइंट लिखते चले जाइए, ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। लिखिए, ड्यूडेनम लाइक सी टाइप स्ट्रक्चर, इसकी संरचना जो होती है वह सी टाइप का लगता है, सी टाइप स्ट्रक्चर, सी टाइप स्ट्रक्चर, सी टाइप स्ट्रक्चर है। दूसरा दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लीवर एंड लीवर नहीं लिखिए, फर्स्टली अटैच लीवर विथ डक्ट, विथ डक्ट माने ये डक्ट माने नलिका के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, विथ डक्ट टू ड्यूडेनम पार्ट या अटैच विथ ड्यूडेनम पार्ट, ड्यूडेनम पार्ट, and then after pancreas each, हाँ लीवर के नीचे होता है, जस्ट देखो ऊपर ये है, जस्ट नीचे नहीं, अरे ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना तो उसके ऊपर रहता है लीवर, जस्ट नीचे तो नीचे ही तो हुआ, नीचे ही तो हुआ, ऐसे रखोगे तो नीचे नहीं हुआ, ये होता है इस साइड और ये जस्ट उसके अपोजिट साइड में होता है, समझे? पेनक्रियाज इज अटैच विथ ड्यूडेनम, तो पहले कौन अटैच हो रहा है और उसके बाद कौन अटैच हो जा रहा है? पेनक्रियाज, है कि नहीं? अच्छा, तो सबसे पहले तो हम ड्यूडेनम के बारे में चर्चा कर देते हैं, है कि नहीं? कि ड्यूडेनम क्या है? सी टाइप स्ट्रक्चर है। अरे ये बताएंगे, अभी अभी एक एक पार्ट को पढ़ोगे ना, कोई एक के बाद पढ़ेंगे ना, वो बात नहीं है, ड्यूडेनम में ही है ना, ड्यूडेनम तो यहीं से शुरू हो जा रहा है, लेकिन ड्यूडेनम को हम पहले कुछ इंफॉर्मेशन बता देते हैं, उसके बाद लीवर की चर्चा करेंगे और उसके बाद पेनक्रियाज की चर्चा करेंगे, नहीं समझे? हाँ, म्यूकस कई जगह से निकलता है, म्यूकस बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, म्यूकस एक जगह से नहीं निकलता है, म्यूकस हाथ में भी होता है, जैसे कोई बहुत अम्लीय चीज खा लेते हो तो म्यूकस नहीं बन जाता है। अरे म्यूकस का मतलब होता है कि जब देखते होंगे कि जो है बहुत चिकना सा स्मूथली जो है वेस्ट मटेरियल निकलता है कि नहीं? अरे भाई तुम्हारे एनस से निकलेगा, जहां से तुम्हारा बेकार पदार्थ शरीर का भोजन का निकलता है वहां से निकलेगा, तो एक्चुअली उसका जो उसका माने बनेगा म्यूकस, वह म्यूकस इन सारी चीजों में भी पाया जाता है, म्यूकस हर आंत के हर अंग में पाया जाता है, जो देख रहे हो ना सब पार्ट पे म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस एक जगह नहीं पाया जाता है, म्यूकस नाक में भी होता है, नोज में भी होता है, माउथ में भी होता है, ईयर के अंदर वाला पार्ट जहां से मवाद निकलता है वहां भी म्यूकस है, जहां तुमको इस ढंग की पार्ट निकलेगा वहां से निकलता है, म्यूकस एक जगह से नहीं निकलता है ना। म्यूकस कहां से? छाती से, कहां से? छाती से, जहां से कुछ कुछ गंदगी टाइप का निकलना शुरू हो जाएगा ना, पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है, हाँ कफ भी निकलेगा, कफ, जैसे कि कफ जो है, जैसे कि यहाँ ये भी तो इंस्टेटाइन का ही पार्ट है ना, मुख, हम क्या बताए थे कि पूरा पाचन जो, रुको रुको बताते हैं, ये जो पूरा का पूरा बलगम जिसको कहते हैं, बलगम जो बनता है, जैसे कि यहाँ पर पूरा ये नीचे देखो, यहाँ पर छाती में नहीं बनता है बलगम, ये कंसेप्ट है, यहाँ जो है ना ये वाला पोर्शन, ऑगोसोफेगस, माउथ, ये नीचे, इसके बाद स्टमक,
बलगम बनता है वो, एक्चुअली बलगम बनने के पीछे दो तीन कारण है। कारण है कि पहली नंबर बात कि कोल्ड और ठंडे पानी और गर्म पानी, माने हॉट और ठंडा को बोलेगा तो कफ बनना शुरू होता है। एक्चुअली क्या होता है कि देखते होगे कोई जो है एक प्रकार का, या एक प्रकार का वायरस है, एक प्रकार का क्या है, वायरस ही है। लेकिन स्नीजिंग जो होने लगता है क्या है, वायरस ही है। तुमको बहुत सारा जो है सर्दी हो जाता है, किसके कारण होता है, रेट्रो वायरस है। तो ये सबके पीछे वायरस है। तो कफ भी बनता है, म्यूकस भी हमारे लिए जरूरी है। एक खास अमाउंट में वात पित्त और कफ, ये तीनों बैलेंस रूप में शरीर में जरूरी है। लेकिन एक्सेस कोई भी चीज खराब होता है। जैसे खाना तुरंत खा लेते हो, हम क्यों मना करते हैं बार बार कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, फिर वहीं बनना शुरू हो जाए, कफ बनना शुरू हो जाए। वो एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए। संतुलित मात्रा में है शरीर में तो बहुत सही है, वो जरूरी है। म्यूकस, हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, कफ के पीछे जो एक तो लॉजिक हो गया। जैसे कफ जो हो गया, यानी कि ठंडा गर्म जो खाते हो या तुरंत खाना खाने के बाद बनते हो, तो उसका जो होता है खाना जो है रिएक्शन करना शुरू कर देता है, रिएक्शन का ही उत्पाद के रूप में कफ आता है। और मिकोस ऑलरेडी हमारे शरीर में है कि नहीं, तो वो उसकी प्रक्रिया को और तेज कर देता है। और वो ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो वहीं बाहर निकलता है कफ के रूप। समझ में आ गए। और वह कफ भी म्यूकस का स्वरूप के ही कारण बन पाता है। समझ में आ गया। एक खास अमाउंट में अगर म्यूकस बन रहा है तो तुम्हारे शरीर के लिए वो सही है, क्योंकि तुमको बताए थे एसिडिक और बेसिक में वो एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन वही चीज जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो तुम्हारे लिए क्या कर देता है, दिक्कत कर देता है कि नहीं। सेम चीज है। एक बहुत ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई लोग सोचते हैं क्या कि एक्चुअली जो अभी तुम क्या पूछे थे, बड़ा अच्छा सवाल पूछे थे। हाँ, म्यूकस, म्यूकस एक जगह बनता ही नहीं है। लोग को लगता है कि सिर्फ इंस्टेटाइन में बनता है, नहीं। जहां जहां से मवाद निकलता है, आंख में भी जो बनता है ना, व्हाइट व्हाइट हो जाता है, वहां भी म्यूकस है। तो ईयर में भी म्यूकस है। तुमको बहुत डेप्थ किताब पढ़ोगे तब पता चलेगा, नॉर्मल किताब में मिलेगा कि नहीं। जहां वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वहां पर म्यूकस है। ईयर में म्यूकस है, नोज में म्यूकस है, ईयर कान में म्यूकस है। इंस्टेटाइन में तो है 4-5 जगह पर म्यूकस मिलता है, एक जगह पर नहीं। समझ में आ गया। तो इसको पकड़ने का तरीका समझ गए। अब देखो, अब हम इसको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में जान गए कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। सी टाइप स्ट्रक्चर, तो तुमसे पूछेगा सी टाइप स्ट्रक्चर विच पार्ट ऑफ द इंस्टेटाइन्स तो एज, ये ना एक क्वेश्चन ये बन गया। अच्छा, दूसरा पार्ट, ड्यूडेनम से कौन कौन जुड़ा हुआ रहता है, तो पहला लिखना लीवर और उसके बाद लिखना पेनक्रियाज। समझ में आ गया। तो सबसे पहले जुड़ कौन रहा है, ड्यूडेनम एक डक्ट से जुड़ रहा है, यहीं पर होता है गॉल ब्लैडर, क्योंकि प्रोडक्शन होकर यहाँ होता है और यहाँ से धीरे धीरे जब जितना जरूरी होता है डाइजेशन के लिए वह इसको मिलते रहता है। तो इसका हम अब विस्तृत जानकारी लेंगे और उसके बाद प्रक्रिया से विस्तृत जानकारी करेंगे, तब ड्यूडेनम का पार्ट जो है हमारा खत्म होगा, है कि नहीं। तो पहले आइए लीवर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो एक नेक्स्ट हेडिंग लिखिए लीवर, इसको मिटाता नहीं हूं। अरे ड्यूडेनम में इतने ही पार्ट है, मेन काम इसका, अरे बड़ा बेवकूफ आदमी हो, मेन काम करेगा इसमें से निकलने वाला बाइल जूस, इसमें से निकलने वाला जो इंजाइम होगा वो काम करेगा। मेन काम होगा यहीं पर, लेकिन मेन जो सेक्रेशन होगा इससे और इससे। तो पहले लिखो लीवर, काम सब ड्यूडेनम में ही होगा। ड्यूडेनम, पहला लिखो लीवर, लीवर के बारे में लिख लीजिए। लीवर इज कनेक्टेड विथ, लीवर इज कनेक्टेड विथ, लीवर इज कनेक्टेड विथ duodenum part, duodenum part of a small intestine। लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए,
टू स्टडी अबाउट लिवर इज, ये बहुत परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखाने जा रहा हूं परीक्षा को, अगर रेड है तो रेड कर लेना। टू स्टडी अबाउट लिवर इज कॉल्ड, टू स्टडी अबाउट लिवर इज कॉल्ड हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिपेटोलॉजी कहां से निकला है, अब थोड़ा 2 मिनट समझ लो। यह हिपेटोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। एक होता है हेपेटिक, क्या होता है, हेपेटिक, और दूसरा है एलोजीवाई। हेपेटिक का मतलब होता है, यह होता है, हेपेटिक उसी को कहते हैं लीवर सेल को, क्या पढ़ रहे हैं, लीवर, तो यह क्या है, लीवर को सेल को क्या कहा जाता है, लीवर सेल को क्या कहा जाता है, हेपेटिक। लीवर सेल को पार्टिकुलर जो सेल का नाम क्या पड़ता है, हेपेटिक। लोजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी अबाउट, टू स्टडी अबाउट, जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ते हो ना, बायो माने जीव, तो जीव के बारे में अध्ययन, उसी तरह टू स्टडी अबाउट। अब देखो, तो हेपेटोलॉजी का मतलब क्या होगा, अगर साधारण शब्दों में तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, लीवर के सेल के बारे में अध्ययन। मजा आया, तो हेपेटोलॉजी किसके बारे में अध्ययन कर रहा है, लीवर के बारे में, और लीवर में भी किसके बारे में, लीवर सेल के बारे में, यानी कि इसी को क्या कहेंगे एक टर्म में, हिपेटोलॉजी। अब लिख लो इसे, इस हिपेटोलॉजी, हेपेटिक सेल के बारे में लिख लो, थर्ड पॉइंट लिखो, इसको पूरा तोड़ लो, ना तोड़ के तुमको कहीं जगह पर उतना नहीं लोग बताएं। अब जो है थर्ड पॉइंट लिखो, ये हेपेटिक सेल जो होता है सबसे ज्यादा रीजोनेशन पावर होता है, तो लिखो मैक्सिमम रीजोनेशन पावर, द मैक्सिमम लिख दो, इससे ज्यादा किसी का होता ही नहीं है ह्यूमन बॉडी, ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। द मैक्सिमम रीजोनेशन या रीजेनरेशन, रीजेनरेशन लिख लो, रीजोनेशन माने होता है पुनरुत्पादन, या रीजेनरेशन लिख लो सबसे अच्छा रहेगा, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन पावर ऑफ, रीजेनरेशन पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पुनरुत्पादन करने का सेल की क्षमता किसमें होता है, सर में। एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन, वहीं पर नोट करके लिख लो, एकदम ब्रैकेट में, हालांकि इसको पढ़ाएंगे हम तुमको ब्रेन में, लेकिन ब्रैकेट करके लिख लो, क्योंकि ब्रैकेट करके वहां नहीं लिखो, इस साइड में लिख लो कि मिनिमम रीजोनेशन पावर जो होता है वह न्यूरॉन्स में होता है, सबसे ज्यादा किसमें होगा, हेपेटिक में, और मिनिमम मिनिमम रीजनरेशन पावर होगा न्यूरॉन्स में। अच्छा, लीवर को ऑर्गन कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं, तो लिख लो लीवर इज ए ऑर्गन, लीवर इज ए ऑर्गन, इट इज मेड बाय सेल, इज इट मेड बाय सेल, जिस सेल को क्या कहे हैं, हेपेटिक सेल। एक होता है हेपेटिक रूम, ये भी लिखी लो, हेपेटिक रूम, हेपेटिक रूम, ये शब्द सुने हो कभी, हेपेटिक रूम का मतलब होता है, जब भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, चाहे पीएमसीएच में चले जाओ या यहाँ एम्स में चले जाओ,
तो कई बार लीवर रखा जाता है। लीवर का मतलब है कि वो, अब तुम लोग एकदम बिल्कुल एकदम कल ये टाइप के क्वेश्चन भी पूछे थे कि कैसे रखा जाएगा सर, पूरा समझाया भी था। तो कई बार लीवर को रखा जाता है आर्टिफिशियल रूप में, है कि नहीं? तो वैज्ञानिक ढंग से रखा जाता है। जहां जिस रूम में रखा जाता है वह स्पेशल कक्ष होता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उतना जानने का जरूरी नहीं है। जिस रूम में रखा जाता है उस रूम को क्या कहा जाता है? हेपेटिक रूम। तो लिख लो, वेयर द वेयर द लीवर कैप्ट, वेयर द लीवर कैप्ट in particular room called hepatic room, है कि नहीं? अच्छा, लीवर को डोनेट किया जा सकता है कि नहीं? डोनेट नहीं किया जा सकता है ना, निकाला जा सकता है। हम थोड़ा सा काट के दूसरे को दे सकते हैं क्या? होता है? अंदाज से बोल रहे हो कि ऐसे ही हम बोले हैं तब बोल रहे हो? काट के दिया जा सकता है, इसलिए काट के दिया जा सकता है। अभी तुरंत ना पढ़ाया हूं कि रिजोनेशन पावर ज्यादा होता है। अगर काट के हम दूसरे को दे देंगे जिसको जरूरी है, तो हमारा शरीर तो स्वयं फिर बना ही लेगा, क्योंकि रिजोनेशन पावर सबसे ज्यादा होता है इसका। तो हम दिया जा सकता है, लेकिन कितना परसेंट दोगे? आधा काट के तो दोगे नहीं कि एग्जैक्ट बेटा, बहुत सही बोले हो। मिनिमम दिया जा सकता है 5% और मैक्सिमम दिया जा सकता है 20 से 22%। 20 से 22%। तो मिनिमम कितना दिया जा सकता है? 5%। हो सकता है उतना ही जरूरी पड़े उसको। जरूरी है कि पूरा खराबे हो गया होगा, सामने वाला का 5% खराब हुआ होगा, तो 5% हम दान करके, अब तुम कहोगे कि 5%, तो फिर उसका रिजुनेशन तो कर ही लेगा उसका लीवर। हो सकता है कि वो आदमी बूढ़ा हो गया हो, उसका रिजुनेशन पावर उतना नहीं हो जितना कि एक यंग आदमी का होगा। तुम्हारे शरीर में हील, घाव भरने की क्षमता ज्यादा अधिक होगी एक बूढ़े आदमी का होगा? हम लोगों में होगा। अरे वो बताऊंगा, ग्लैंड्स जब पूरा पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। हमारी क्षमता कम जाती है एज के साथ साथ। आप ही को मारता है? कैसे मारता है बताओ, किस सेंस में? वो हाँ, देख तो एक बात जान जाओ, हम जो रिस्पायर बताऊंगा, श्वसन जो लेते हैं ना, श्वसन लेते हैं तो इसका मतलब ये मत समझ लो कि प्राण वायु ले रहे हैं। श्वसन में हमारा बहुत सी डीके होता है, श्वसन के कारण ही हमारा डीके होता है। अगर हम सांस रोक दे ना, अगर 5 साल तक, तो हमारी एज बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं। हमारा शरीर को डीके कौन करता है? यही सांस। बहुत लोग जो है सांस ले छोड़ते हैं, बहुत देर तक कहते हैं बंद करके रखते हैं, उसे जानते हैं आयु बढ़ती है। अभ्यास ऐसे नहीं किया जाता। तुम एक दिन में 1 घंटा सांस रोकने का अभ्यास कर लिए, तुम्हारा आयु उतना बढ़ते चला। तुम ये डिपॉजिट जो किए हुए हो ना, जितनी लाइफ है, मान ली कि 100 साल की तुम्हारी जिंदगी है, तो जितना तुम रोकते चले जाओगे उतना 100 साल में इंक्रीज होते चलो। ये अलग डिबेट का भी डेप्थ तुम रहे हो क्वेश्चन, वो कोई नहीं है। मेन डीके होता है श्वसन में, और कोई उपाय नहीं। तो ये कितना 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 परसेंट तक कर सकता है दान? 15 से 20%, मोटा मोटा मानिए। इतना याद नहीं रहेगा तो मैक्सिमम हम कितना दान कर सकते हैं पूरे लीवर का? 1/4, लगभग लगभग 25% के करीब है। तो हम कितना दान कर सकते हैं? 1/4, 25% के हिसाब से परसेंटाइल पड़े होंगे मैथ में, 1/4 आएगा। तो लगभग लगभग हम कितना कर सकते हैं? उतना याद नहीं रहेगा तो 1/4 कर सकते हैं कि नहीं? मैंने बहुत, जो स्वस्थ आदमी होगा वह मैक्सिमम कितना कर सकता है? 1/4 कर सकता है। तो ये लिख लीजिए, मिनिमम कितना कर सकता है? 5% करेगा। अब तुम्हारा सवाल दिमाग में कौतूहल रूप से आता होगा, सर इतना दानमा कर देंगे यानी कि हम ग्रांट कर देंगे, तो फिर यह जो है मेरा पुनः जो पहले स्वरूप में बना हुआ था,
शेप एंड साइप स्ट्रक्चर को पुनः कब प्राप्त कर लेगा? लिख लो, जो परसेंटेज यहां लिख रहे हैं ना मैक्सिमम, सेम सेम डे में उतना ही बन जाता है, 20 से 22 दिन में। हाँ, लगभग लगभग हो जाएगा, पूर्णतः वो जैसे था वैसे बन जाता है, पुनः वही प्राप्त करेगा, यानी कि यह रिजेनेशन कर लेगा, या रीजेनरेशन कर, रीजेनरेशन पूर्ण कर लेगा, पुनः वैसा बन जाएगा। देख लो, बहुत अच्छा फैक्ट है ये, समझ में आ गया? अरे तो लोगों को जानकारी कितना है, तो ब्लड लोग डोनेट करने के लिए डरते हैं, और हमारी बात चले तो हमको अगर मिले, हमको हमको हम खाते रहे तो रोजो रोजो हम देते रहे, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, नया ब्लड सेल बनेगा ना, नया ब्लड सेल बनेगा तो तुम्हारे शरीर का देखो, अब तो ये जो इसमें एयर है, बहुत सारे इसमें देख सको बहुत स्वच्छ हवा तो आ नहीं रहा होगा, एक होता है एयर वैक्यूम करने वाला, हटा देगा, एक नया एयर आएगा, तो नया एयर आएगा तो ज्यादा स्वच्छ आएगा ना, तो उसी तरह से हमारे शरीर में होता है, अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो नया ब्लड बनेगा, और नया ब्लड बनेगा तो हमारा सेल जो होगा वो और न्यू होगा, तो जो जितना नया सेल होगा उसमें जो होगा वो न्यू सेल होगा, तो उसमें इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकता है, उसके बाद उसमें जो है आपको जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है उसकी ज्यादा वो इफेक्टिव हो सकता है। तो ये तो मन में कंसेप्ट बैठा दिया है कि लोग कि अरे ब्लड डोनेट करोगे तुम्हें कमजोरी हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगा, यह गलत कंसेप्ट है। न्यू सेल जहां भी बनते हैं, यानी कि ब्लड भी क्या है, हालांकि ब्लड जो है सेल नहीं है, लेकिन सेल के मिलने ही से तो बना है, हालांकि हम ब्लड में पढ़ाएंगे कि ब्लड इज ए टिश्यू, और कैसा टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, लेकिन कोई भी सेल जो है, कोई भी टिश्यू जो है वह सेल के मिलने से ही बना है कि नहीं, तो इस रूप में हमें पढ़ना है। तो लीवर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग जान रहे हैं, लीवर के बारे में जान गए कि कितना दिन में फिर से आ जाएगा, 20 से 22 दिन में हो जाएगा। अब लीवर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और भी जान लीजिए, जो हमको परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये वेट में कितना होता है, ये वेट में कितना होगा, 1.5 से लेकर 1.7 केजी होता है, 1.5 से कितना केजी होता है, 7 केजी होता है, और ये इससे एक बाइल जूस निकलता है, क्या निकलता है, हाँ बाइल जूस का, जो बॉयल जूस का सेक्रेशन होगा, कितना एक दिन में कितना प्रोटेक्शन करेगा, 700 से 800 ml, ये लिखते जाइए फैक्ट्स, ये ml में करेगा, सॉरी ml में नहीं करेगा, ये लीटर में ml में करेगा, सही है ml में करेगा, लीटर तो बहुत हो जाएगा, ml में ही करता है, लगभग लगभग 1 लीटर के करीब हो गया, लेकिन ml में हम कहेंगे तो कितना करेगा, 700 से 800 ml करेगा, है कि नहीं, 7 से 800 ml करता है, और ये क्या होगा 24/7 काम करता है। समझ में आ गया? ध्यान से लिखिएगा इसको, गलत गलत उलत इंफॉर्मेशन मत लिख दीजिएगा। हिस्ट्री का क्लास तो सर ही जानते होंगे, इसलिए तो हमको ये भी समझ के लोट हो गया, सर को बोला जाएगा सर आएंगे, हिस्ट्री का क्लास आपको अच्छा लगा है ना भाई, ठीक आएंगे सर, उस बोलते हैं, चाहे आज आप ही संस्थान में जाकर बोल दीजिए कि हमको हिस्ट्री का क्लास चाहिए, हो सकता है सर कहीं गए होंगे, मैनेजमेंट का काम तो उन्हीं को काम करना है ना, वो स्वाति देखती है, वो सर राय नहीं थे, हाँ आए थे उस, हाँ मैंने वो करता था वहीं है। चलिए, तो इतना सारी बात है कि हो गई कि नहीं, अच्छे, इसमें कब कब उत्पादन होगा, 24/7 होगा कि जब भोजन आएगा तब उत्पादन होगा, क्या
24/7, ये कंफ्यूज मत होइएगा। आप बोलिएगा कि तब यह एक्स्ट्रा होगा, वह कहां जमा होगा? गॉल ब्लेडर में। और गॉल ब्लेडर में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, जो परीक्षा में जनरली पूछा जाता है। सुनते होंगे कि गॉल ब्लेडर में स्टोन हो गया। जैसे गॉल ब्लेडर है, यहां पर एक छोटा सा स्टोन पथरी हो गया। देखो ये वाला पथरी, हाँ, इसमें भी हो जाता है, गॉल ब्लेडर में भी होता है। गॉल ब्लेडर का स्टोन ज्यादा खतरनाक होता है। गॉल ब्लेडर में देखो ये स्टोन टाइप का हम बता दिए। अब ये स्टोन जो होता है उसके पीछे कौन सा रिस्पॉन्सिबल कारण होता है? ये स्टोन हो गया, यह किसके कारण होता है? लिख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट बढ़ने से, कैल्शियम ऑक्सलेट लिख लीजिए, यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, यह पूछने की पूरी संभावना रहती है। अब पूछते हैं, वो जवाब दीजिएगा। बाइल जूस जो ये इससे निकलेगा, बाइल जूस निकला, और बाइल जूस होगा एसिडिक होगा कि बेस होगा? ऐसा ऐसा भ्रम में मत रहो। ये किसी ने सिखाया है तो गलत कॉन्सेप्ट दिया। हम तो तुम्हें स्टमक में भी बता दिए थे कि म्यूकोसा जो है बेसिक्स करता है, बताए नहीं था? अरे दोनों फिर न्यूट्रलाइज नहीं करता है प्रकृति में। न्यूट्रल, अरे तुमको स्टमक में पूरा पढ़ाया है, नहीं बोले थे? यहां पर जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? एसीएल। वो एक्चुअली है क्या? एसिडिक है। और म्यूकोसल लेयर से क्या निकलता है? म्यूकस। और म्यूकस नेचर में क्या है? नहीं बता हूं, बेस। अब बेस और एसिडिक मिलेगा तो न्यूट्रल कर देगा एक दूसरे को। ये क्वेश्चन में नहीं बताया हूं, जाकर पीछे देखो। हाँ देखो तो कैसे नहीं बताया होंगे, तब तुम नहीं लिखा होगा। बताया होगा, देखो देखो, एसिडिक और बेस आपस में बाद में साल्ट बना देगा, कैसे नहीं इक्वेशन लिखाए होंगे। लाओ, तो लिखते हो एकदम उर्दू फारसी लिखा, तुम जानते हो हम पढ़ाए हैं जरूर, लिखे ही नहीं हो। कह सकता है कि नहीं पढ़ाए होंगे। हाँ अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो अभी समझ लो, अगर नहीं छूट कैसे गया। अरे यहां पर बताए थे दो लेयर होता है, इतना तो याद होगा। हाँ हाँ, तो वहीं पर बताए होंगे। तो हाँ, तो यहां पर दो होता है। एक होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा? एसीएल निकलेगा। और जस्ट उसके, हाँ एसीएल वाला बताए थे। हाँ हाँ, पेप्सिन का ये पेप्सिन भी नहीं करेगा। और जस्ट उसके ऊपर लेयर जो होता है, अगर नहीं लिखे हो तो वहीं लिख लो, लिख लो। हाँ वहीं लिख लो, अगर छूट गया हो तो लिख लो, ऐसे हम बताए थे लेकिन चलो छूट गया होगा। और उसके बाद होता है, उसके ऊपर होता है म्यूकोसा लेयर, लिखा हुआ है, जरूर लिखे होंगे, दूगो लेयर लिखाए थे। हाँ म्यूकोसा, म्यूकोसा से निकलता है म्यूकस। और म्यूकस विथ नेचर क्या होता है? एसिडिक की बेस, बेस तो लिख लो बेस। अब देखो, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, एसिड के साथ बेस का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाता है? साल्ट। साल्ट बनाता है और न्यूट्रल हो जाएगा, H2O बनाएगा तो न्यूट्रल कर देगा। तो इस कारण से प्रकृति हमको इतना अच्छा स्टमक में सिस्टम बताई है, बताया है कि अगर हम कोई अप्राकृतिक रूप से अगर हम भोजन का सेवन उस टाइप से नहीं करें तो चेक एंड बैलेंस की स्थिति है कि नहीं? स्वयं कर लेता है कि नहीं स्टमक? हम इतना ज्यादा, जैसे किसी हम कहानी भी बताए थे कि कहीं भोज में जाते हैं, बहुत एसिडिटी वाला भोजन कर लेते हैं, पार्टी में जाते हैं ज्यादा एसिडिटी वाला भोजन कर लेते हैं, तो उसके लिए नहीं, तो एक खास बाइल नहीं, ऐसा थोड़ी है कि का लिमिट है ना।
जैसे नेचुरल जो तुम खाओ। हम्म, म्यूकस बैलेंस करती है। ज्यादा अगर एसिडिक हो जाएगा तो पेट जलने का भय रहेगा, पेट जल जाएगा, तुम्हारा बर्न आउट हो जाएगा। एसिड अगर तुमको शरीर पर एसिड ऐसे गिरा देंगे बैटरी वाला, तुम्हारा स्किन नॉर्मल रहेगा, जल जाएगा कि नहीं? तो तुम खुद सोच के बताओ कि तुम्हारे पेट में एसिड 1.5, जिसका पीएच वैल्यू है 1.5, ये इसका बहुत हार्ड एसिड है, इसके बावजूद तुम्हारे स्टमक क्यों नहीं जलता है? कभी सोचा? उसको बचाता कौन है, प्रोटेक्शन कौन करता है? म्यूकस करता है, क्योंकि वो न्यूट्रल कर देता है। समझे? और लेकिन लेकिन यही चीज तुम जब जरूरत से ज्यादा एसिडिक खाओगे, तो नेचर ने दिया है तो उसकी अपनी सीमा है ना भाई, अपनी सीमा भरने करेगा। लेकिन तू तो सीमा से बाहर खा रहे हो। किसी के पार्टी में खाना है तो भाई दबा के खाओ, और दबा के खाओगे तो ज्यादा उसको पचाने के लिए एसिडिटी का ज्यादा वो इस्तेमाल करेगा, एसीएल का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, तो वही पेट में लहर हो जाता है। तो तुम फिर बाहर से क्या लेते हो? इनो पीते हो। इनो में क्या होता है? वो कैसा नेचर का होता है? बेसिक्स नेचर होता है। तो फिर वो जो एक्स्ट्रा जो एसिडिक बना है उसको कंट्रोल कर देता है। कार्बोनेट हो जाता है ना, उसके पानी में जब डालते हैं ना, तो पानी से रिएक्शन करके कार्बोनेट बनाता है। वो केमिस्ट्री में एग्जैक्ट बताऊंगा कि उसमें क्या रिएक्शन करता है। नहीं, उतना नहीं। कोको कोला का कोको कोला और इनो को एक एक में मिला दिया तो अरे बेवकूफ कहीं, वो उसका कंपोजिशन अलग है। इन नहीं, कार्बोनेट है लेकिन उसका नेचर अलग अलग है। ये इसमें हाँ, कार्ब एसिड एसिडिक जो है ना, कई लोगों को कंसेप्ट गलत बैठा हुआ है। एसिडिक जो है भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं। लेकिन ज्यादा कोई अति सर्वत्र वर्जते, कोई भी चीज अति हो जाएगा तो वह क्या कर देगा? उल्टा रिएक्शन कर देगा, है कि नहीं? तो उसको हम बैलेंस करते हैं। कोई भी चीज अगर ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो जब जो एसिडिक ज्यादा हो जाएगा उसके बदले में क्षारीय चीज हम ज्यादा लेंगे कि नहीं, बेसिक चीज ज्यादा लेंगे कि नहीं? तो हमारा एसिडिटी ज्यादा हो गया है। तुमको हम पीछे बताए हैं ना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्षारीय चीज लेंगे उसमें के बारे में हम लिखा भी देंगे। अगर मैग्नीशियम मैग्नीशियम वाला लिखा है नहीं थे, MgOH का होल 2 करके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, अगर पेट की अम्लीयता को दूर दूर करना होगा रहेगा। इनो में यही चीज पाया जाता है। तो ये सारा चीज बता चुका। तुम कह रहे हो कि सर बताए नहीं कि हाँ सब बता दिया। हाँ, तो वो सारे चीज बता दिया हूँ। अब ये सारी अब हम कहाँ विषय से विषय अंतर करवा दिया। हाँ, लीवर में हम आ गए। लीवर से क्या उत्पादन होता है? बाइल जूस। अब बाइल जूस कहाँ आएगा? गॉल ब्लेडर में जमा होगा। अब गॉल ब्लेडर में से जमा होके इसमें क्या आएगा? वही बाइल जूस आएगा। और बाइल जूस किसको पचाएगा? बताओ। एक ही चीज बचा हुआ है, फैट। तो यह बाइल जूस किसको बचाएगा? तो मिटा दो तो। हाँ, बेसिक नेचर। दूसरा में करेंगे तो फिर ये गड़बड़ा जाएगा, फिर हम ये कैसे लिख, इसको मिटा दू। मिटा 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 देता हूँ, मिटा देता हूँ। किसका बढ़ जाएगा साइड? छोड़ो ना, 2 मिनट का तो खेल। हाँ, सादा समय। ज्यादा पढ़ा करने के चक्कर में पता चला कि गड़बड़ा ही गए। हो जाएगा थोड़ा सा, इतना ही समय में हम इतनी ही जगह में बता देंगे। हम इसको इसलिए नहीं मिटाना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं कि इसी में हम समझाएंगे, पिक्चर पर समझना आसान रहता है। अब इससे क्या निकला? अभी तुरंत बताया हूं, फाइल जूस। और बाइल जूस का नेचर क्या होता है, मैंने पीएच वैल्यू क्या होता है? पीएच वैल्यू होता है 7.5 से लेकर 8.3। 7.5 यानी कि 7 से ऊपर है, इसका मतलब बेसिक्स की एसिडिक। बेसिक्स तो हल्का सा यह बेसिक्स होगा। अल्कलीन या अल्कालाइन ये वो बोला जाता है, वो केमिस्ट्री में उसका नामकरण कर दिया जाता है। तुमको उतना पीछे फिर केमिस्ट्री में घुस रहे हो, तुम केमिस्ट्री में सब चीज अलग से बताऊंगा। तुमको सिर्फ यहां समझना है एसिड और
बेसिक्स, है कि नहीं? उसका अलग भी नाम पड़ता है, सही बोल रहे हैं, एल्कलीन भी कहा जाता है, तो वो अलग हम करेंगे उसी। अब जो है पीएच वैल्यू 7.5 से 8.3 आया, कहने का मतलब यह है कि प्रकृति में क्या होगा, बेसिक्स, तो ये लिखते चले जाओ। तब पूछता है अब जो है बाइल जूस क्या काम करेगा, किसको पचाएगा, फैट को। तो कैसे पचाएगा, कुछ तोड़ेगा, तोड़ के क्या करेगा, जैसे बड़ा बड़ा टुकड़ा है, फैट का कितना बड़ा है, बड़ा बड़ा टुकड़ा है, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में बटता है, इसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ा में बदलता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इमेल्सिफिकेशन। ये लिख लो, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इमेल्सिफिकेशन कहा जाता है, EMULSIFICATION, EMUL, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, थोड़ा लंबा नाम है लेकिन याद हो जाए, EMULSIFICATION, इमल्सिफिकेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, और इमल्सिफिकेशन को इतना आसान मत समझ लेना कि एगो हम वर्ड लिखे बस हो गया काम खत्म। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और इस पूरे प्रोसेस, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, उसको कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन। और इसमें क्या होता है, फैट के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वह किसमें टूट गए, छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, फैट का कितना परसेंट पाचन हो गया, तो फैट का 90% तक पाचन यहां हो जाता है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कितने परसेंट तक पाचन हो जाता है फैट का, और किस रूप में टूटा। अब तुमसे पूछेगा परीक्षा में कि किस रूप में टूटा, फैट जो है किस रूप में टूटा था, इसको कहते हैं फैटी एसिड। लिख लो, टेक्निकल चीज है, फैटी एसिड। और फैटी एसिड इज ए 90% डाइजेशन ऑफ फैट और लिपिड्स। फैटी लीवर में, जैसे फैटी लीवर में क्या होता है, लीवर में ये चीजें जो फैट जो है ना, फैट पूर्ण रूप से तो पाचन कई बार नहीं होता पाता है, तो वह जमा होना जाता है कहां पर, क्योंकि लीवर लीवर यही है ना, इसको पाचन करने के लिए तो पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, तो ये पाचन नहीं होता है, तो क्या कई बार क्या होता है कि यहां पर जमा होना शुरू हो जाता है पॉइंट के रूप में है? ये इंस्टेटाइन में होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या काम करता है कि कंपोजिशन, अरे कोई, जैसे ये तो नली ही है ना, तो नली में कई बार क्या होता है कि जाम होना शुरू हो जाएगा, तो ये धीरे 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 जाम जोम होते हुए नली नली ऊपर में जाम होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फैटी एसिड हो जाएगा, ये नल भी जाम होने लगता है। समझ रहे हो मेरी बात है? जैसे कोई नाला में कचरा बह रहा है, कहीं जाम हो गया, तो धीरे धीरे क्या करना का, वो डिकम्पोजिशन आगे की ओर न बढ़ेगा, आगे के जाकर क्या करेगा, फैट को लीवर यहीं पर डिकम्पोजिशन होना शुरू, कंपोजिशन हो जाना शुरू होगा कि नहीं, कंपोज होना शुरू होगा कि नहीं, उसी स्थिति में फैटी फैटी लीवर हो जाएगा कि नहीं। बहुत खतरनाक चीज होता है बेटा, तुम्हारा ना पाचन सही से होगा, ना मेटाबॉलिज्म सही से हो पाएगा। वैसे आदमी को तेल मसाला ये सब नहीं खाना चाहिए, और खासकर मटन ये सब नहीं खाना चाहिए फैटी एसिड वाले को। जितना भी अनसेचुरेटेड मटेरियल है वो खाना ही नहीं। वो आगे आएंगे, न्यूट्रिशन में पढ़ाएंगे तो वहां क्लियर करेंगे। तो अब देखो यहां पर क्या हो गया, लीवर का काम क्या था, डाइजेशन के रूप में किसको पचाया, फैट को। फैट को किस फॉर्म में तोड़ा, फैटी एसिड में। किसने तोड़ा, बाइल जूस ने। और यह क्या था, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, इमल्सिफिकेशन। बताओ, बड़ी भारी है। इतना तुम घबरा कह रहा था कि ये ड्यूडेनम में ये बता दिया, ये बतेवे नहीं किया। अब समझ में आ रहा है कि कैसे पच और कैसे हो रहा है। इस तुम डाइजेशन अगर पढ़ने जाओगे ना किताब में, अगर ये लेक्चर नहीं देखोगे ना, सुनोगे, तो तुमको आसानी से समझ में भी नहीं। तो लगे लीवर यहाँ है, पाचन कहाँ होगा भाई, अभी जो सवाल तुमने किया।
ये सब बच्चा को मन में होता है कि नहीं? तो ये समझ गए पूरा के बारे में कैसे पाचन हुआ। तो लीवर का काम हम कर दिए कि नहीं? इस यहां कितना परसेंट? हाँ हाँ, जो सवाल है सब करो। हाँ हाँ, कथी का बेसिक्स का नाम पूछता? अरे बेस अपने में बेस है, नाम नहीं पूछेगा कुछ। ये पूछेगा कि बाइल जूस जो है इन नेच, एक सेकंड सुन लो। आ, ना, हाँ एशिया, हाँ प्रोड्यूस किया। इसको सिर्फ नाम दिया जाता है बाइल जूस, पित्त रस, इसको हिंदी में। इसका और कोई दूसरा नाम नहीं। कौन सा बेस हुआ वो कहना चाह रहे हो? कौन सा बेस यहां पर नहीं चला, सिर्फ तुमको बेस और एसिडिक में बताना है। कौन सा बेस का, वो तो हम क्या कहना चाह रहे हो हम समझ रहे हैं, जैसे वहां पर एसीएल कहते। हाँ सुनो, हाँ हाँ वो बता, वहां तुम कह रहे थे कि एसीएल होता है, तो इसका पार्टिकुलर नाम कुछ होना चाहिए। तो वो उसी को पार्टिकुलर नाम को कहा जाता है बाइल जूस। इसका दूसरा कोई ऐसा नाम नहीं, सिर्फ उसको पित्त, उसका बाइल जूस ही कहा जाता है। म्यूकस का, फिर म्यूकस कहां से तुम यहां ले आया बाइल जूस में? तुम कंफ्यूज। हाँ म्यूकसा है वहां पर। हाँ म्यूकस निकला, सिर्फ म्यूकस कहा जाता है उसको। वहां पर जस्ट अपोजिट कर दो, एसिडिक का बेसिक्स होगा। बेसिक बेस म्यूकसा ही कहा जाता है, उस म्यूकोसा को कहा जाता है। एसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पार्टिकुलर नाम है, उसका पार्टिकुलर नाम है। देखो, नहीं अब तुम समझे नहीं, तुम अब तुरंत समझ जाओगे। एक हम क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ गए। एक होता है बॉय और एक होता है गर्ल। अब तो सुनो, अब तू 2 मिनट में अब तुम्हारा बात हम समझ गए, तुम क्या कहना चाह। अब बॉय और गर्ल हो गया। बॉय का मतलब क्या होगा? बेस और एसिडिक, मोटा मोटी मैं मान लेता हूं। ये हो गया बेसिक और ये हो गया एसिडिक। लेकिन तुम कहना चाहते हो इस बॉय का पार्टिकुलर नाम भी तो होगा। इस पार्टिकुलर नाम के रूप में तो इसमें हम जो यहां पर एसिडिक निकला उसको एसीएल कह दिए। अब समझ में, तुम्हारा हम सब दर्द का दवा रखते हैं। और गर्ल वाले में अगर मान लिया जाएगा तो उसको कहेंगे कि म्यूकोसा, क्योंकि म्यूकोसा लेयर से निकला इसलिए उसको नाम क्या कर दिए? म्यूकस कह दिए। लेकिन यहां से जो निकलता है लीवर से, जो क्या होगा, वह बेसिक्स के रूप में होगा, यानी कि बेसिक्स के रूप में होगा। उसको पार्टिकुलर नाम ना देकर वहां से जो निकलता है उसको इसी के आधार पर नाम दिया गया है, बाइल जूस कह दिया, पित्त रस। बाइल जूस, ये चूंकि यहाँ अब तो हाँ, तब बाइल जूस अब तो और नाम क्या नाम पड़ा है? अब हम पूछेंगे तुम्हारा नाम यही नाम के ऊपर है, नाम पड़ा है तो नाम पड़ा है, जीव वैज्ञानिक ने रखा है इसका नाम, है कि नहीं? इसके लिए पीछे और कोई साइंटिफिक कारण नहीं है, बाइल जूस इसका नाम पड़ा है, बस इतना ही जान। इसको पित्तरस कहते हैं। अब देखो, हाँ इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। जैसे इस पित्त का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो हरा होने के पीछे कारण पूछ लेगा। ब्लू बर्डिन और ब्लू वर्डिन होता है, बिलुरुबिन होता है और ब्लू बर्डिन होता है। तो बिलुरुबिन के कारण क्या होगा? किसी भी चीज का रंग जो है वह होता है पीला। अब ब्लू बर्डिन के कारण होता है हरा। तो बाइल जूस कैसा होता है? हरा होता है ना। तो किसके कारण होगा? ब्लू वर्डिन के कारण। ये क्वेश्चन पूछना चाहोगे तो ये ढंग का क्वेश्चन, समझ में आया? तो कई बार वो वेटिंग करते हो तो कहते हरा हरा निकलता है, तो वो क्या होता है? बिलुवर्डिन के कारण है। कई बार पीला पीला निकलते का, वो किसके कारण होता है? बिलुरुबिन के कारण। जब जॉन्डिस होता है तो यही बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पूरे शरीर में क्या हो जाता है? पीला हो जाता है, मूत्र पीला होता है कि नहीं? अब तुम कहोगे कि सर हम तो नॉर्मल स्थिति में वेस्ट मटेरियल जो त्यागते हैं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, वो भी तो सर पीला ही होता है। भाई बात सही है तुम्हारा। एक नॉर्मल
स्थिति तक बिलिरुबिन हमारे शरीर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है, अमाउंट बढ़ जाती है, तब जाके जॉन्डिस हो। समझ में आ गया? अब तुम्हारा जिज्ञासा शांत हुआ कि नहीं, संतुष्ट हो कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूं? चलो, क्वेश्चन पूछना कोई बुरी बात नहीं, हम इससे भागेंगे ही, जितना पूछो। और अच्छा लगता है क्वेश्चन पूछने वाला लड़का। हाँ, आर्गूमेंट नहीं कि ना हम जो कह रहे हैं एकदम बिल्कुल यहीं पर करेगा बिना लॉजिक के, वो उससे हमको बहुत गुस्सा है। लेकिन लॉजिकली जितना क्वेश्चन पूछेगा सबका जवाब है यार, है कि नहीं? सारा चीज का जवाब मिल गया। तो कहा यहां किसका किसका पाचन हो गया? फैट का पाचन हो गया। ड्यूडेनम में किसका पाचन हो गया? फैट का पार्ट हो गया। अब नीचे आएगा, तो यहां से अब लिखो या अब फैट, इसके बारे में पूरा हम बता दिए हैं, है कि नहीं? अब लिखो यहां पर, अब लिखो कुछ एक एक पॉइंट लिख लो कि बाइल जूस का जनरली काम क्या होता है। बाइल जूस का क्या क्या काम होता है वो लिख लो। फंक्शन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस सिर्फ भोजन को पचाने या फैट को पचाने में ही काम नहीं करता, और भी इसका काम है, लिख लो। बाइल जूस मेक फूड एज ए बेसिक्स या बेस। इट्स कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ब्लड, या ब्लड के टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है। इट्स, लिख लीजिए, इट्स कंट्रोल द एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, excess amount of glucose in our body, है कि नहीं? समझ जाओ, खाली यह पचाने का काम नहीं करता है कि नहीं? और ये एक्सेस अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करके किस रूप में कन्वर्ट कर देता है? इसको कहते हैं ग्लाइकोजन। एक्स्ट्रा जो होता है फूड कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। अ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड रिजर्व फूड। एक क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, इसे हम रिजर्व फूड कहते हैं, तो ग्लाइकोजन। और यह ग्लाइकोजन रिजर्व फूड के रूप में कहां संचित होता है? तो लीवर में। लिख लो, नहीं पूछा लो तुरा। अरे एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, वो एक्स्ट्रा खाते हो ना, तो वो एक्स्ट्रा फूड के रूप में, सुनो सुन लो, बीच में नहीं बोलो, फिर बाद में काउंटर क्वेश्चन कर। ग्लूकोज जो होता है, एक्स्ट्रा लिए भोजन, तो वह एक्स्ट्रा भोजन कहीं ना कहीं तो वो कुछ ना कुछ नकारात्मक चीजें भी, तो कोई भी एक्सरसाइज खराब होता है कि नहीं, अभी तुरंत बताया हूं। तो वह डायबिटीज को बढ़ा सकता है कि नहीं, क्योंकि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज का सीधा संबंध किससे है? मधुमेह रोग से। तो शरीर में मधुमेह रोग को बचाने से, माने होने से बचाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बना है ना, तो उसको रिजर्व फूड के रूप में संचित कर लेता है, एज ए ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं, ग्लूकोज खतरनाक होगा एज ए फॉर्म के रूप में, तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किस में? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन क्या है? एक प्रकार का रिजर्व फूड है। और वह रिजर्व फूड के रूप में कहां संचित होगा? कोई ना कोई स्थान चाहिए ना, तो वह किसमें जब संचित होगा? तो लीवर में। समझ में आ गया? नहीं समझे? पहली बार O6 है ना, यही तो एनर्जी। हाँ, तो ग्लूकोज जो होता है वही एनर्जी ना देता है तुम्हारे शरीर को। एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज जो होता, एक सेकंड है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तुरंत समझ जाओगे।
कार्बोहाइड्रेट समझ रहे हो? कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा स्वरूप क्या है? ग्लूकोज है। कल बताया था? नहीं बताया था? अब समझ जाओगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, गन्ना का जूस पीने जाते हो, तुरंत एनर्जी मिलती है? ये ही नहीं हो क्या? तो फिर कैसे? हाँ तो नहीं, ग्लूकोज से तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। जैसे ग्लूकोज डी पीते हो कि नहीं? थका हुआ आदमी ग्लूकोज डी ही क्यों पीता है? उसको मटन खाना चाहिए तुरंत? नहीं, मटन से एनर्जी बहुत देर के बाद मिलेगा, क्योंकि उसमें प्रोसेस अभी तुरंत बनाए हैं ना। नहीं है, वो बताता हूं। नहीं, एनर्जी मिलता है उसको फिर ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करता हूं, वही तो बता रहा हूं। ये जो एक्स्ट्रा बनाता है ना ग्लूकोज, ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा तुम लिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट लिया, अब समझ जाओगे तुरंत। कार्बोहाइड्रेट ही किसका फॉर्म है? ग्लूकोज का है। तो ग्लूकोज जो जो एक्स्ट्रा लेते हो, यानी कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो ग्लूकोज जो होता है डायरेक्ट जो है, आपको तुम्हारे शरीर में मधुमेह को बढ़ा सकता है कि नहीं? और कार्बोहाइड्रेट एक तरह से मीठा भी होता है। हाँ, इंसुलिन का कम सेक्रेशन होता है। हाँ, तो उसके कारण अगर तुम ज्यादा एक्सेस कोई भी चीज लोगे, तो उसको पचाने के लिए उतना इंसुलिन का भी तो कंट्रोल होता है ना। शरीर में एक लिमिट मात्रा में उत्पादन होता है। ऐसा थोड़ी है कि तुम एकदम एक हाँ हाँ वो नहीं, वही बता रहा हूं। जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, वह ग्लूकोज जो होता है वह एक खास, जो अगर कोई भी चीज अगर तुम्हारे घर में अन्न ज्यादा उत्पादन होता है, उसको रिजर्व करके रख देते हो कि नहीं? रखते हो कि नहीं? जहां रखने वाला होगा अन्न, एक्स्ट्रा अन्न रख देते हो कि नहीं? सेम चीज हमारे शरीर में होता है। ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा लिए हो तो उसको कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्ट ग्लूकोज में नहीं रखता है, क्योंकि वह घातक है। वह डायरेक्ट किस, हाँ हाँ, हो गया। अगर 30% 40% बचा ना, अच्छे 70% तो पाचन हो गया, पाचन हो गया, लेकिन उसका पाचन न हुआ, उसका जब तक अवशोषण नहीं हो जाएगा। जैसे पाचन तो कर लिए, लेकिन मेन तो अवशोषण करने से ना मतलब है। जैसे आटा पिसा के रख लिए, तो जितना दिन आटा पिसाए उसका मतलब है कि सबका रोटी थोड़ी बना लोगे, कुछ तो रखोगे ना। तो अवशोषण को जो हम करेंगे, हमारे शरीर में जितना नीड होगा उतना ना, कि तुम एकदम बिल्कुल जितना किए वो सब अवशोषण कर लोगे, जितना शरीर की आवश्यकता होगी उतना ही करोगे। और जो बच गया उसको रिजर्व के रूप में रखोगे कि नहीं? वो रिजर्व कौन रखता है? क्या एक्सक्रिएशन हो जाए, यानी उस सब बाहर निकल जाता है। ऐसा ऐसा दिमाग में मत डालना। एक सुन लो, अरे तुमने नहीं, एक नहीं, वेस्ट मटेरियल निकलता है। वेस्ट मटेरियल ओनली, जो वेस्ट में, अब तुम जीत पर अड़ जाओगे तो नहीं पर समझ। सुनो, जो सुन लो, मैं भरा रहा हूं। न्यूट्रिशन का जो पार्ट होता है ना, न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जितनी क्षमता तो उतना तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन कुछ चीजें हमारे शरीर में क्षमता है जो एक्स्ट्रा होती है ना, उसको बाहर ना जाकर रिजर्व के रूप में रख भी लेती। अब समझ में आया? और वह रिजर्व के रूप में कौन रखती है? सिर्फ लीवर रख पाती है। लेकिन वह सिर्फ डायरेक्ट, लीवर में इतनी क्षमता है कि वो अपने पास रख लेती है, इतना जानो। लीवर जो एक्स्ट्रा जो बनेगा ना, वह लीवर अपने पास रख लेती है। ये स्टोरेज हाउस नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा चीज को अपने पास में रखती है। ये तो ये बाइल जूस में सिर्फ कलेक्शन होता है, यहां उत्पादन नहीं होता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी के रूप में होगा ना, वह लीवर, इतना एक्स्ट्रा फैक्ट से याद रखिए कि ये तो सारा काम प्रोसेस होगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन होगा, वह अपने पार स्टोर भी रखता है। स्टोर करने की इसके पास अद्भुत क्षमता भी है। बाइल जूस का उत्पादन करता ही है, स्टोरेज क्षमता भी होता है, लेकिन सब चीज का स्टोर नहीं करता है। किसको स्टोरेज करता है? ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं? रिजर्व फूड। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिजर्व फूड के रूप में कौन एक स्टोरेज करके रखता है? क्वेश्चन वहीं पर जाके इसका उत्तर लिख के आओगे। लीवर। किस फॉर्म में रखता है? तो डायरेक्ट ग्लूकोज के फॉर्म पर नहीं रखता है,
ग्लाइकोजन के फॉर्म पर रखता है। और ग्लाइकोजन को ही क्या कहा जाता है? रिजर्व फूड। अब तुम्हारे दिमाग से कचरा हटा कि नहीं, सो बताओ। समझने को रफ्तार ही नहीं हो। हमारा पूरा बात पहले ध्यान से सुनो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये जो सुन रहे हो कि ये सब किताब उताब में या कोनो कोनो किताब में ढूंढोगे, ऐसे मिलेगा नहीं। ऐसे यही से क्वेश्चन आता है। ये कुछ टेक्निकल चीज है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। तो इसका मतलब है कि बाइल जूस का काम हमने करवा दिया। बाइल जूस का काम क्या था? फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देना। 90 to 90% ऑफ द फैट का डाइजेशन हो गया विथ द हेल्प ऑफ फैटी एसिड। यहां फैटी एसिड के रूप में हो गया विथ द हेल्प ऑफ बाइल जूस। हाँ, वो पेप्टोन और पेप्टाइड्स में हो। प्रोटीन का वहां परसेंटेज पूछता नहीं है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म, वहां सिर्फ लिखना सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म सिर्फ, हाँ, वहां अगर तुमसे पूछे तो कहेगा इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, डाइजेशन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ओनली। हाँ, अब इसका डाइजेशन इस सब में से अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास में से निकलेगा 3 एंजाइम, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। 3 चीज याद रखो। अभी 1 बज भी गया, तुमको होमवर्क भी देंगे। इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। अभी लिखाऊंगा नहीं, फिर लिखाऊंगा तो फिर गड़बड़ा जाओगे, खाली हम लेक्चर में बता देता हूं। ट्रिप्सिन जो है, एक ध्यान से सुनो, यहां पर पहले लिखने पर ज्यादा भरोसा मत करो। हम लिखाने पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, वो कोई काम का नहीं है, वो किताबों में लिखा है। ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन किसको बचाएगा? यही ट्रिप्सिन किसको बचाएगा? प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म करा दिए थे स्टमक में, पेप्टोन और पेप्टाइड्स को, वो पेप्टोन और पेप्टाइड्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में। अब तुमको क्या बताए थे? इमाइलेज। इमाइलेज जो है 70% तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया था माल्टोज के फॉर्म में। तो ये जो इमाइलेज है, या माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा किस में? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में जैसी पाचन हो गया तो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन। और फिर बीच में ना बोल, बाद में बोली है। लास्ट में बच गए कौन? लास्ट में कौन बचला हुआ? अभी बाइल जूस का बोले फैट बच गया। और फैट वाला कौन डाला हुआ? फैटी एसिड। फैटी एसिड कितना पाचन हो गया? 90 से 95%। इसको पाचन कौन करेगा? 3 को एंजाइम बताए थे ना, इमाइलेज, लाइपेज। तो लाइपेज वाला जो है, लाइपेज जो है इन 95% से 90%, यानी कि फैटी एसिड को कन्वर्ट किस में कर देगा? ग्लिसरॉल में। अब पहले के दिन डाइजेशन में बतेले रहियो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज, फिर प्रोटीन कन्वर्ट इनटू द एमिनो एसिड, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज। ये तीनों हम हो गए कि ना? जैसे तीनों हो गया, यानी कि यही से क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम रूप से पाचन कौन करवा देगा? पेनक्रियाज का सारा जूस। समझ में लाओ? अरे आप पूर्ण रूप से पाचन अगर, तो फिर सुन, फिर बीच में बोले लगे, पूर्ण रूप से अगर पाचन कहेगा यानी कि डाइजेशन कहेगा तो कहां हो गया? ड्यूडेनम के पार्ट में। लेकिन अवशोषण जाकर, एब्जॉर्प्शन जो होगा वह इलियम में जाकर होगा। हाँ, विली के थ्रू, जिसको रसांकुर हिंदी में कहते हैं। आज का लेक्चर बस इतना कर दो। ये होमवर्क रही है, जितना पढ़िए होगा पढ़ के आओ एनसीईआरटी में। हालांकि एनसीईआरटी में भी इतना क्लियर ना हो, लेकिन पढ़ के आओ, अगले दिन ये करना। कौन क्वेश्चन हो? अब क्वेश्चन पुल, आप बीच में नट। हाँ, कौन? ओ, तोरा कहे छे कि यहाँ पाचन हो रही है तो लीवर कैसे स्टोर कर के तोरा ये कहे के मतलब है? तो 70% जे पाचन भेल है, जैसे यहाँ पर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, फिर मारबू। ग्लाइकोजन जो है वो रिजर्व फूड है, पूर्ण रूप से पाचन वाला नहीं है, वो रिजर्व फूड है। पूर्ण पाचन हो जाते तो फिर कोनो काम के रहते। दाल में रोटी पूरा भिगा देवे तो कहे कि हम 4 घंटे के बाद कभी खा पाए? ग्लूकोज पूर्ण रूप से पाचन हो गया, फिर मारेंगे।
ग्लूकोज पूर्ण रूप से पाचन हो गया, रिजर्व फूड के रूप में रखेगा, यानी कि ग्लाइकोजन का, दिमाग अस्थिर कर, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहते रिजर्व फूड, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं रहेगा, ग्लाइकोजन। हाँ, एक्सेसिव ग्लूकोज एज ए फॉर्म के रूप में रहेगा ग्लाइकोजन, नॉट ग्लूकोज। अधकचरा बात मत सुना करो। एक्सेसिव ग्लूकोज, ग्लूकोज जो हुआ ना, एक्सेसिव ग्लूकोज एज ए फॉर्म के रूप में रहेगा ग्लाइकोजन, नॉट ए ग्लूकोज। तुम्हारे शरीर को सब चीज पता है, वो खाली तुम्हें ही पता नहीं है। शरीर को पता है कि मुझे कितना जरूरी है, लेकिन तुम शरीर को, तुम्हें सब पता है, शरीर को पता है कि मुझे नींद की जरूरत है, लेकिन उस समय मोबाइल देखते हो, इसलिए सारी बीमारी हो रही है। शरीर को सब पता है किस समय सोना चाहिए। शरीर एक एज ए सुपर कंप्यूटर है, तुम उसका मिसयूज कर रहे हो। शरीर को सब पता है। एक चीज जानते हो, क्रिकेट मैच खेलने जाता है कोई क्रिकेटर, तो कोई भी देश पहले कोई टीम को क्यों भेजता है? क्योंकि दोनों में टाइम जोन, ज्योग्राफी में पड़े हो गए, टाइम जोन का फर्क है। तो टाइम जोन का हमारा शरीर एडजस्ट करता है कि हमें कब सोना है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर किसके अनुरूप, इंडिया के टाइम जोन के अनुसार एडजस्ट है। वेस्ट इंडीज में मैच खेलने जाओगे तो एक महीना पहले क्रिकेट मैच को खोजा जाता है, तो दिमाग सही से काम न करेगा। जिस समय जगना है उस समय सोएगा, जिस समय सोना रहेगा उस समय जगेगा, उसका कोई गलती नहीं है, टाइम जोन का है। धीरे धीरे एडजस्ट करता है ये। समझ में आया?